सर्दियों की एक सर्द रात थी। 5 अनाथ बहनें राधा, मधु, काव्य, परी और सबसे छोटी काजल कचरे के ढेर के पास सिकुड़े हुए बैठी थी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि उनके हाथ पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और पेट भूख से कराह रहा था। तभी वहाँ कचरा उठाने वाली गाड़ी गुजरी। अरे ओ बच्चों, हटो यहाँ से, मुझे कचरा खाली करना है। चलो निकलो जल्दी यहाँ इधर से। सब धीरे धीरे उठे और एक कोने में चले गए। गाड़ी ने अपना सारा कचरा वहीं फेंक दिया और उसकी दुर्गंध से उनकी आंखों में पानी आ गया। दीदी, मेरी फ्रॉक देखो कितनी गंदी हो गई है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। चुप हो जा काजल। देख, मैं और तुम्हारी बहनें हैं ना, हम कुछ ना कुछ तरीका जल्द ही निकाल लेंगे। अब तुम रोना बंद करो। चलो। आखिर कैसे इन 5 बहनों के माँ बाबा इन्हें छोड़कर चले गए, चलो जानते हैं। 5 बहन एक गरीब परिवार से थी। एक दिन उनके पिता बीमारी के कारण चल बसे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां गीता पर आ गई। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं और न ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। माँ, क्यों ना हम पोस्ट से बनी झाड़ुओं की दुकान लगाए? वो तो हम कर ही सकते हैं ना। गांव में तो झाड़ू बनाने का सारा सामान आसानी से मिल ही जाता है। हाँ, तुमने सही कहा राधा बिटिया, हमें ऐसे ही करते हैं। कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। इतना कहते ही 5 बहनें और उनकी माँ गीता फूस की झाड़ू बनाकर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। लेकिन बेचारों की बदकिस्मती तो देखो, गांव का कोई व्यक्ति उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बेचारे शाम तक वहां बैठे रहे और अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अब बहुत हुआ। मैं अपनी बच्चियों को भूखा और ठंड से तड़पते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब हमें शहर की ओर ही जाना पड़ेगा, वहीं कुछ काम मिल सकता है। सबके सब शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर गीता अपनी 5 बेटियों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। राधा, तुम अपनी 4 बहनों का ध्यान रखना और जब तक मैं ना लौटूं तुम सब यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। गीता अपनी 5 बेटियों को छोड़कर काम ढूंढने चली जाती है। गीता जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि अचानक रास्ते में एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे कुचल कर चली जाती है। गीता वहीं अपना दम तोड़ देती है। उधर उनकी 5 बेटियां गीता का इंतजार कर रही थीं, पर उन बेचारों को क्या पता कि जिसकी वो राह देख रही हैं, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। गीता को मरे पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग उसे नजरअंदाज करते रहे। दीदी, पूरी रात बीत गई और माँ अभी तक भी नहीं लौटी। मुझे लगता है अब हमें ही माँ को ढूंढना चाहिए। तुम सही कह रही हो मधु, अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। चलो चलते हैं और माँ को ढूंढते हैं। अब वे 5 बहन अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। तभी उन्हें रास्ते में खून से लथपथ अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि एक लावारिस की तरह पड़ी थी, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अरे देखो देखो, लगता है एक्सीडेंट से मर गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। देखो तो जरा, दिखने में कितनी हट्टी कट्टी है। काम धाम कुछ करती नहीं होगी, मांग रही होगी भीख सड़क पर, कुचल दिया होगा किसी ने। वो हमारी माँ है, वो भीख नहीं मांग रही थी। अरे वो तो बेचारी काम ढूंढ रही थी ताकि हम 5 बहनों का पेट पाल सके। 5 बहन अपनी माँ को उठाती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। तब से ही वे बहनें भूखी प्यासी भटक रही हैं। दीदी, अब हम इतनी ठंड में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हमें कुछ करना ही होगा। हाँ मधु, तुम सही बोल रही हो। मुझे कुछ काम ढूंढना होगा जिससे हम अपना पेट भर सके और कुछ रहने की व्यवस्था कर सके। हाँ दीदी, लेकिन कैसे? काव्या, तुम परी और काजल के साथ रहना। मैं और मधु आज कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी आना, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो मधु। राधा और मधु काम की तलाश में निकल जाते हैं। राधा बुरी हालत में एक ठेले वाले के पास जाती है। तभी ठेले वाला बोलता है, ए भिखारन, चल पीछे हट, मैं तुझे कुछ खाने को नहीं दूंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग।
भाई साहब, मैं आपसे भीख नहीं मांगने आई हूँ, मैं कुछ खाने को नहीं मांगने आई हूँ, मुझे तो बस कुछ काम दे दीजिए। मेरी 3 छोटी बहनें कितने दिनों से भूखी है। क्या कहा? काम चाहिए तुझे? अरे तेरी शक्ल देखकर मेरे सारे के सारे कस्टमर चले जाएंगे। बढ़िया ही काम मांगने वाली। चल निकल यहाँ से। दुकानदार ने उसे झिड़क कर भगा दिया। दोनों बहनों को कोई काम नहीं मिला। बेचारी दोनों बहनें निराश होकर वापस चल देती हैं। वे दोनों जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक माली दिखाई देता है जो अपने बगीचे में से सूखी घास निकालकर फेंक रहा था। उसे देखकर राधा मधु से कहती है, ये देखो मधु, ये माली सूखी घास फेंक रहा है, हम ये घास अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दीदी, हम इस सूखी घास का करेंगे क्या? मधु, तुझे नहीं पता, गांव में ऐसी फूस का घर बनाते हैं और वो कितना लंबा चलता है। हम भी इससे एक घर बनाएंगे। इतना कहकर वे दोनों घास को लेकर चल देते हैं, जिसमें एक जादुई तिनका भी था जो घास के साथ चला आता है। 5 बहनों में काव्या राधा से पूछती है, दीदी इतना सारा घास क्यों लाई हो और कोई काम मिला या नहीं? राधा बेचारी निराश हो जाती है क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिला। तभी उनकी सबसे छोटी बहन रोते हुए बोलती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी। रो मत काजल, देखो हम ये घास लाए हैं, इससे हम अपना एक सुंदर सा घर बनाएंगे। तभी अचानक उस घास में एक तिनके से आवाज आती है, मैं एक जादुई घास हूँ। माली ने मुझे उखाड़ कर फेंक दिया था, तब से मैं किसी काम का नहीं रहा। तब से मैं किसी की मदद करने के लिए तड़प रहा हूँ ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, तुम्हें मेरी जरूरत है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, क्या तुम हमारे लिए घर बना सकते हो जिसमें हमें सर्दी भी ना लगे और हम आराम से रह सके? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी पलक झपकते ही वहाँ एक बड़ा सा सूखी घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। 5 बहन अपने आप को उस घर के अंदर पाकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये घास का घर तो बहुत सुंदर है और गर्म भी। इसके अंदर तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। अच्छा, अब मेरा समय पूरा हुआ। तुम्हारी जो भी चाहो इस घर से मांग लेना, वो जरूर पूरी होगी। इतना कहकर वो जादुई तिनका अचानक गायब हो जाता है। है जादुई घर, हम सब कितने दिनों से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को मिल सकता है क्या? ना कहते ही उनके सामने बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। 5 बहनों ने गर्म गर्म खाने की मांग की और कुछ ही देर में उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजनों की थालियां ना आ गईं। इतने दिनों से भूखी 5 बहनों ने उस दिन पेट भरकर खाना खाया। धीरे धीरे सबने नए कपड़े, फर्नीचर और भी कई चीजें मांगी। जादुई घास का घर हर बार उनकी इच्छा पूरी करता। अब वे ठंड में भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। सर्दियों की वो ठंडी रातें अब उनके लिए गर्मजोशी से भर गईं। उनका नया जादुई घर उनकी हर खुशी का साथी बन गया। चंदनपुर, एक छोटा सा गांव, इस बार सर्दियों के सबसे भयानक तूफान का सामना कर रहा था। ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को जकड़ कर रखा था और सूरज की किरणें मानो किसी कैद में छिपी हुई थीं। इस सर्दी में कई कहानियां दबी थीं, लेकिन रमेश और सरिता की कहानी सबसे दर्दनाक थी। रमेश के घर में उसकी पत्नी सरिता और उनकी बेटी गुड़िया के साथ रमेश की माँ रहती थी। रमेश के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। सारी घर की जिम्मेदारी रमेश पर थी। रमेश के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे वह अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। दवाइयों के पैसे ना होने के कारण रमेश ने अपनी जितनी भी ज़मीन थी वह बेच दी और उससे दवाइयों का इंतज़ाम किया। लेकिन किस्मत ने फिर भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी माँ चल बसी। अब रमेश के पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं था। उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी
अब रमेश गांव के एक जमींदार के यहाँ मजदूरी करता और सरिता उनका साफ सफाई का काम करती, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी हमेशा गरीब को ही सताते हैं। अब ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि घर से बाहर निकलते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते। लेकिन रमेश बेचारा कर ही क्या सकता था। वो कड़ाके की ठंड में भी निकल पड़ा काम के लिए। रमेश निकल ही रहा था कि अचानक उसकी बेटी गुड़िया ठंड के मारे कांपने लगी। सरिता बहुत घबरा रही थी। अजी, गुड़िया को क्या हुआ? वो अचानक कांपने क्यों लगी है? लगता है गुड़िया को ठंड लग गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से गुड़िया की तबीयत खराब हो गई। सरिता, चिंता मत करो, मैं खेत में मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा और गुड़िया के लिए आते समय कुछ दवाइयाँ ले आऊंगा। इतना कहकर रमेश काम के लिए चला गया। बस बेटा, थोड़ी देर और, बाबा दवा लेकर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उधर रमेश कड़ी ठंड में मजदूरी कर रहा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह जम सी गए थे, लेकिन गुड़िया के लिए वो ठंड भी सहता रहा। तभी वहाँ जमींदार आता है और कहता है, रमेश, आज अगर काम पूरा नहीं किया तो तेरी मजदूरी काट लूंगा, समझा? लाला जी, मैंने पिछले महीने से लगातार काम किया है। मेरी बेटी गुड़िया बीमार है, मुझे बस मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं दवाइयाँ ला सकूं। रमेश, तेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। तूने अभी 2 दिन की छुट्टी ली थी। मजदूरी पूरी होने पर ही पैसे मिलेंगे। लाला जी, मेरी गुड़िया की हालत बहुत खराब है, अगर उसे दवा नहीं मिली तो वो। ज्यादा मत बोल रमेश, अभी तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। चल काम कर। बेचारा रमेश देर रात तक काम करता रहा और काम खत्म कर मायूस होकर घर वापस चला गया। सरिता, आज भी लाला जी ने पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, आओ, ठंड में कैसे ठिठुर रहे हो, आंखें ताप लो। अब गुड़िया की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। वो और जोर जोर से कांपने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ रहा था। अजी, ये अचानक मेरी गुड़िया इतनी तेज क्यों कांप रही है? लगता है गुड़िया की हालत बिगड़ रही है, कुछ कीजिए जी। तुम गुड़िया के पास रुको, मैं गांव के वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। रमेश जल्दी से वेद जी को लेने चला जाता है। रमेश अभी रास्ते में ही था कि एकदम से तेज ठंडी बारिश होने लगी। उधर सरिता को चिंता हो रही थी। गुड़िया की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। रमेश आधी रात को उस कड़ाके की ठंड में आगे बढ़ता रहा। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, वैद के घर के दरवाजे भी उस दिन बंद थे। रमेश फिर मायूस होकर घर की ओर चलने लगता है। उधर गुड़िया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। सरिता ने देखा कि उसकी सांसें थम गई। वो जोर से चिल्लाने लगी। उस रात सरिता के चिल्लाने की आवाज पूरे गांव को चीरते हुए सीधे रमेश के कानों में पड़ी। अरे, ये सरिता को क्या हुआ? वो इतनी जोरों से क्यों रो रही है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? रमेश डरता हुआ तेजी से घर की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचता है, मानो उसका कलेजा फट सा जाता है। सरिता, गुड़िया को क्या हुआ? वो इतनी शांत क्यों है? गुड़िया हमें छोड़कर चली गई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तूने क्या किया? क्यों तूने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया? बेचारे दोनों जोर जोर से रोने लगे। बेचारी गुड़िया की क्या गलती थी जो ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। उस रात की ठंड इतनी तेज थी जो अच्छों की जान ले ले। उन दोनों की चीख पूरे चंदनपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात वो दोनों शौक मनाते रहे। एक तो उस दिन ठंड इतनी कड़ाके की थी, ऊपर से गुड़िया के छिन जाने का दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। सुबह होते ही गांव के लोग रमेश के घर पहुंचते हैं और जैसे ही वह देखते हैं कि दोनों गुड़िया के पास बैठे मानो ठंड से जम सी गए थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास जाकर शांति पा ली थी। चंदनपुर गांव के लिए यह एक और दुख भरी कहानी थी। ठंड ने फिर से एक परिवार को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसे काफ़ी गरीब लोग होते हैं जो मौसम के मारे अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए हो सके तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।